मराठा कुंभी कम्युनिटी के लोग थे, 7 में से 11। जहां आरएसएस का मुख्यालय है वो मोहिते का वाड़ा है, मोहिते का वाड़ा। और उसमें से 3 लोगों ने आत्महत्या की है कि हमारे हाथ से गलती हो गई। वो महिला का बाड़ा उन्होंने कुछ करके अपने कब्जे में ले लिया। करीबन शहर के मेन सिटी में 2.5-3 एकड़ का बाड़ा है, वो मजाक नहीं है। आप जो कर रहे हैं, उनकी जब कमेटी की मीटिंग होती है तो 7 लोगों की 8 लोगों की कमेटी है उनकी। वो जाके तलोदी गांव में 50 साल बैठे, 50 साल में 2 बार बैठते थे। और वहाँ उन्होंने जो डिसीजन लिया, वो बाहर 2 आदमी रहते थे, उनको डिसीजन बता देते थे। वो 2 आदमी जाके प्रेस को भी बोलते थे और अपने लोगों को बोलते थे। उन्होंने अगर बोल दिया कि आज सूरज पश्चिम दिशा से उगा है, बाहर का कोई सवाल नहीं पूछता था कि पश्चिम दिशा से सूरज कैसे उग सकता है। वो एक स्वर में बोलने लग जाते हैं कि आज सूरज पश्चिम से उगा है, क्योंकि उन्होंने जब वो कमेटी सिलेक्ट की है तो उनको पता है कि ये कमेटी का नेता और कमेटी जो आरएसएस का मुखिया होता है और उसकी जो कमेटी है, कोर कमेटी, वो हमारे बेटरमेंट के लिए ही काम करेगी, ये उनका विश्वास है। तो ये फिलॉसफी कोई उनकी नहीं है, बुद्ध की फिलॉसफी है। बुद्ध ने पहले बोला था बुद्धम शरणम गच्छामि, पहले व्यक्ति ढूंढो अपने बीच में का जो बुद्ध बन सकता है। दूसरा उन्होंने बोला था धम्मम शरणम गच्छामि। धम्म मतलब विचार, धम्म मतलब धर्म वर्म नहीं, धर्म मतलब विचार। कि आपने व्यक्ति ढूंढ लिया, अब इनको अगर बुद्ध बनाना है तो फिर विचारों का गठन करने वाली जो कमेटी रहेगी वो कमेटी वहाँ स्थापित होगी। और तीसरा उनका जो मैसेज था कि संघम शरणम गच्छामि, संघ मतलब संगठन। तो संगठन की चर्चा आप यहाँ कितनी कर रहे हो, ये आया नहीं, वो आया नहीं, वो आया नहीं। नेशनल कोऑर्डिनेशन मीटिंग है तो कोऑर्डिनेशन के कितने लोग आए हैं, और कोऑर्डिनेशन के आपके पास में 8-10 लोग अगर नहीं है तो ये क्यों कर रहे हो, हमारा समय खोटा क्यों कर रहे हो, हम लोगों के इंपॉर्टेंट लोगों के जो अपने क्षेत्र में काम कर रहे हो उसका क्यों कर रहे हो। हम आपके साथ में, देखो आपको बता देता हूँ, इस देश में मेरा एक बालाधरे करके इंजीनियर है, उन्होंने आरटीआई में पूरे देश से इकट्ठा किया, फुले, शाहू, आम्बेडकर, रैदास, कबीरदास, बुद्ध, ये सब नाम से करीबन 4,26,000 संगठन है। कितने? 4,26,000 संगठन चल रहे देश में। और एक आरएसएस जो अनरजिस्टर्ड संगठन है वो तुम सब पे भारी हो गया है, क्योंकि 100 साल उन्होंने एक स्वर में बात किया, एक स्वर में कार्यक्रम किया, कोई एक दूसरे को कोऑर्डिनेट। उनके अंदर क्या होता है पता नहीं सर, वो उनके जो 7-10 लोग 11 लोग बैठते हैं उनका अंदर क्या होता है पता नहीं, मगर जो भी बाहर आता है वो एक स्वर में आता है। और फिर 11 में से एक भी आदमी बाहर आके ये नहीं बोलता है कि ये गलत बोला है या गलत हुआ है। हमारे इसमें कैसे होगा? तुम डिसीजन अगर लेते हो, 10 लोग 8 लोग मिलके अगर डिसीजन लेते हो, वो डिसीजन को ऊपर अगर कोई भी प्रश्न चिन्ह बाहर जाके उठाता है, तुम्हारे सामने उठाए कोई बात नहीं, तुम्हारे इन कैमरा उठाए कोई बात नहीं, मगर बाहर जाके अगर कोई सवाल उठाता है उसको तुरंत बाहर करो। वो बलराज मधोक हो और या दीनदयाल उपाध्याय हो या श्यामा प्रसाद मुखर्जी हो, कोई भी बड़े से बड़ा आदमी किनारे लगा देने की ताकत रखते हैं वो। अगर वो ताकत तुम्हारे पास में नहीं तो तुम कर क्या रहे हो? 40-40 साल के लोग लगाने की, थोड़ी टपकाने की भी रखते हैं। हाँ, सब रास्ते जिंदगी से ही खत्म करने की रखते हैं। सब चीज उनको जब खत्म करना होता है तो वो डिसाइड कर लेते हैं कि इसको खत्म करना है। वो 3 तरीके से आदमी को खत्म करते। एक तो पहले इग्नोर करके खत्म करते, विरोध करके खत्म करते, नहीं हुआ कील करके खत्म करते, और चौथा उनके पास में है कि वो हमारा ही आदमी था, मतलब बाला साहब ठाकरे हमारा ही आदमी था। मैं तो अभी मीटिंग हुई अखिलेश यादव जी के साथ, मेरी मीटिंग हुई तो मैंने उनको बोला कि पहले बच्चों को भगा के ले जा रहे थे। पूरी मीटिंग थी 6 जून की, छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक दिन मैंने लखनऊ में मनाया, तो हजारों लोग उसमें हाजिर थे। हजारों लोगों के समक्ष मैंने उनको बोला कि पहले बच्चे भगाने वाली टोलियां होती थी, अब तो बाप भगाने वाली टोली है। मुलायम सिंह यादव को बचा के रखना, क्योंकि वो भी उनके मंत्रिमंडल में सुरक्षा मंत्री थे, देश के रक्षा मंत्री थे, उनको बचा के रखना। नहीं तो ये बाप को भगा रहे। क्यों भगा रहे? क्योंकि उनके पास अपना बाप ही नहीं है। वो अपने बाप का नाम लेके नहीं जा सकते, गोलवलकर का नाम नहीं ले सकते, हेडगेवार का, सावरकर का, गोडसे का ले सकते हैं क्या बाहर जाके नाम? बोल सकते हैं कि मैं गोडसे का वारिस हूं, मुझे वोट दे दो? उनको बाप तो उनको बाप ही नहीं है। तो अखिलेश बोले अविनाश जी हम ऐसा नहीं बोल सकते। मैं बोला आप मत बोलो, मगर उनका कोर कमेटी बोलता है कि नहीं बोलता है? वो बनाइए आप, आपकी 8-10 लोगों की कोर कमेटी जो आपको जान न्योछावर करेगी, उसमें अर्थशास्त्र के भी लोग रखो, किसान
सर मैं संगठन ही कर रहा हूँ, 30-35 साल हो गए संगठन कर रहा हूँ। ये कमेटी बनाने से अच्छा है कि तुम्हारे साथ में जुड़ने वाला, उसमें कृषि की जानकारी रखने वाला भी आदमी चाहिए, उसमें आपको अर्थ की जानकारी रखने वाला चाहिए, फंडिंग इकट्ठा करने की जानकारी, माप साइकोलॉजी वाला, प्रचार पब्लिसिटी वाला भी आदमी आपके पास में चाहिए। ये अगर 7-10 लोगों की आप कमेटी बनाने में सक्षम होते तो हम लोगों को बुलाना, हम सोल्जर है आपके, हम आपको डिक्टेट करने नहीं आएंगे। और जब तुम 7 जन आओगे तो तुम्हारा मुखिया आगे बैठेगा, बाकी की जो सारी कमेटी रहेगी वो सामने बैठेगी, और हमको जिनको काम सौंपा गया वो हम नीचे बैठ के अगर सुनते हैं तुम्हारा तो बात करना, नहीं तो बेकार के समय मत खराब करो। मैं तो बोल रहा हूँ बार बार, आपने अभी तक मुझे 3 बार बुलाया, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया, कुछ भी समझ में नहीं आया इसमें कुछ होने वाला है, कैसे होने वाला है। अब आपने एक एक का परिचय कर दिए, भीष्म है एक एक, ये आदमी दम है, प्रेयर करता है आपसे, ये आदमी गढ़चिरौली में अपना छोड़ के आया, संजीव जी, ये ताकत, ये अपने संजय भैया दूसरे, ये सब ताकतवर लोग हैं, इसको कमेटी में अपने साथ सहज के रखिए। इनको मत लगाइए कि जाओ फ्रंट पे तुम गांव संभालो, जाओ फ्रंट पे तुम उधर मोर्चा संभालो, जाओ फ्रंट पे, वो आपके कमेटी का काम नहीं है। वो हमको आदेश दो, हम वो अगर करते हैं तो ठीक है, नहीं तो ये नहीं होगा। ऐसी कई कमेटियां बनते और बिगड़ते मैंने देखा हूँ, और उसमें समय खोटा करने का, अभी जैसे मैं उत्तर प्रदेश के फंड पे लड़ रहा हूँ, अखिलेश जी ने बोला है 20-25 सीटें हम आपके लिए छोड़ेंगे, पब्लिकली बोला है उन्होंने। आपका संगठन आपको ठीक से करना पड़ेगा, संगठन में कैडराइज करना पड़ेगा। हमारे इसमें आदमी बड़ा हो जाता है। देखो दोष हमारा क्या है मैं बता देता हूँ, कि हमारा जब मॉब पे असर होना शुरू हो जाता है, बहुत क्राउड हमारे पास आता है, उस क्राउड को बांधने का काम हम नहीं करते, हम हवा में होते। आरएसएस कभी हवा में नहीं होता। आरएसएस ने कोई मोर्चा लिया क्या अभी तक? कोई आंदोलन किया क्या? कहीं पथराव किया क्या? कहीं बंद किया क्या? कुछ नहीं किया। प्रबोधन के माध्यम से उन्होंने सब समाज को, सब देश को भ्रमित कर दिया, प्रबोधन किया। और प्रबोधन की ताकत कितनी है कि इस देश में, दुनिया में आतंकवादी हमला हुआ ट्विन टावर का, किसी भी पायलट, उच्च शिक्षित इंजीनियर थे वो, एरोनॉटिकल इंजीनियर, उसके किसी भी बाप के कनपट्टी पर बंदूक रख के काम नहीं करवाया किसी ने, ना उसके कनपट्टी पे काम ने बंदूक रख के करवाया, ना किसी को उसके रिश्तेदारों को कोई एक्सटॉर्शन करके काम करवाया। उनका प्रबोधन किया, और प्रबोधन के बाद वो खुद को सेक्रीफाई करने के लिए तैयार हो गए। ये अगर प्रबोधन की ताकत आपके कोर कमेटी में हो, आपके जो सोल्जर होंगे हमारे जैसे उनमें हो, तो ये करो। नहीं तो आराम से आप घर में बैठो, आराम से अपना मठ चलाओ। ये सोशल काम करने की आपको अगर खुन्नस है तो इसके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि इस तरीके से आप काम करो। आप अगर बनने को तैयार हो तो आपको सबको, 7 लोगों को, 10 लोगों को ये घोषित करना पड़ेगा कि राजनीतिक हमारा उद्देश्य नहीं है, हम कोई राजनीति नहीं करना चाहते, ना हम राजनीति का कोई पद लेंगे। मोहन भागवत को जब प्रेस ने और सब लोगों ने प्रेशराइज किया कि तुम राष्ट्रपति बन जाओ, उन्होंने क्या बोला मालूम है? मैं जिंदगी भर के लिए राष्ट्रपति हुई, 5 साल का पद मुझे नहीं चाहिए। वो जो लोग होते हैं ना, वो जो ताकत होती है ना, वो ताकत संगठन को निर्माण करती है। यहाँ तो तुरंत बेच के 5 लोग इकट्ठा हो गए, 50 लोग, 100 लोग इकट्ठा हो गए, कॉर्पोरेटर का टिकट चाहिए, 500 लोग इकट्ठा हो गए, एमएलए का टिकट चाहिए, 5000 लोग इकट्ठा हो गए, हमको सांसद का टिकट चाहिए। साला संगठन को बेचने के लिए निकलते हैं, तुरंत बेचने के लिए। ऐसे लोग अगर आप होंगे, सॉरी टू से, ऐसे लोग अगर आप होंगे और ऐसे लोगों को इकट्ठा करोगे, सारे के सारे लोग कोर कमेटी के कसम ले कि हम राजनीति नहीं करेंगे, राजनीति का कोई पद प्राप्त नहीं करेंगे, कोई कमेटी में नहीं रहेंगे, ना कोई चुनाव लड़ेंगे। ऐसे अगर 11 लोग आपके पास में है तो ये करिए, अदरवाइज ये करने में कोई मतलब नहीं है। मेरे पास में सारा क्या करना है, व्यवस्था परिवर्तन करना है कि व्यवस्था का निर्माण करना है कि नवनिर्माण करना है, इसका तो सवाल बताइए मुझे, इसके जवाब बताइए। मेरे पास सवाल है आपके पास लिखे हुए, जो आपके कोर कमेटी को पूछना था। मुझे तो कोर कमेटी का आदमी ही नहीं दिख रहे हैं। कोई कौन है कोर कमेटी में? यादव जी। आपकी बात को थोड़ा सा उत्तर देना चाहूँगा। जी सर, तो मेरे सवाल भी आप सुन लो और लिख लो। कोर कमेटी के कौन कौन लोग हैं उसकी लिस्ट चाहिए मुझे। दूसरा, उनकी स्पेशलिटी क्या क्या होगी वो मुझे चाहिए। उसके बाद में व्यवस्था परिवर्तन चाहिए, व्यवस्था का निर्माण चाहिए या नवनिर्माण चाहिए। ये तीनों के फर्क मुझे बताने हैं और आपको समझाना है।
जी, इतना समझते हम। क्या हम क्रांति चाहते हैं, क्या हम प्रतिक्रांति चाहते हैं या उत्क्रांति चाहते हैं, इसको आपको क्लियर करना पड़ेगा। उसके बाद में प्रचार प्रसार हम कैसे करेंगे, हमारा कोर ग्रुप क्या होगा, कोर क्या होगा। जैसे हिटलर ने जू के ऊपर टारगेट किया, आरएसएस ने कम्युनिस्टों के ऊपर और मुसलमानों को टारगेट किया, कांग्रेस ने किसको टारगेट किया, धन पशुओं को टारगेट किया, उनको साथ में लेके ही काम किया। ठीक है, हमारा टारगेट ग्रुप क्या है, हम किसको टारगेट समझते हैं, कौन हमारा दुश्मन है। दुश्मनों से मदद लेना अलग बात है, मगर दुश्मन कौन है यह हमको बताना पड़ेगा क्लियर। उसके बाद में ड्राइविंग फोर्स क्या होगा, हमारा ड्राइविंग फोर्स चाहिए हमको रन करने वाली। आपके मीटिंग में क्यों आना चाहिए, आपके मीटिंग में जुड़ने से मेरा क्या फ़ायदा होगा। सारे आपके प्रति समर्पित, एक बार आएंगे, 2 बार आएंगे, 4 बार आएंगे, जब उसको उसका लाभ नहीं दिखाई देगा कोई नहीं आएगा, कोई भी नहीं आता है। आपको अगर 1 बार, 2 बार, 4 बार प्रेम में आ गए, 5वीं बार क्यों आएगा, वो बोलेगा कुछ नहीं होता है, साला बेकार की बात है, समय भी खत्म होता है, पैसे भी खत्म होते हैं। दूसरा, एक बात ध्यान में रखना कि सामाजिक संस्था जब टूटती है तो कोई दूसरी सामाजिक संस्था नहीं बनाते, मगर जब तुम पॉलिटिकल कुछ एजेंडा खड़ा करते हो और उसका आदमी जब टूटता है ना तो तुरंत दूसरी पार्टी बनाता है वो। उसके ऊपर आपका कैसे नियंत्रण रहेगा, किस तरीके से नियंत्रण रखोगे, क्योंकि आपका अगला स्टेप होगा पॉलिटिकल डिस्कोर्स पैदा करना। आप चैलेंज अगर दे रहे हो, व्यवस्था को चैलेंज दे रहे हो, तो व्यवस्था आप दोगे और व्यवस्था के आपके चेहरे भी होंगे। आपके पास में मैं पूछा था व्यवस्था परिवर्तन या व्यवस्था का निर्माण। दूसरा, सर्वमत से, बहुमत से, एक मत से आपके डिसीजन कैसे होंगे, सर्वमत से होंगे, बहुमत से होंगे या एक मत से होंगे, ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा। व्यक्ति, मानव और प्रकृति केंद्रित बने मतलब क्या, प्रकृति केंद्रित बने मतलब अभी आरएसएस और बीजेपी गंगा माँ और सॉरी, दोनों बहनों को सॉरी बोल के मैं बोलता हूँ, उसका बलात्कार करते हैं, उसकी बालू छीन लेते हैं, उसके पत्थर छीन लेते हैं, उसकी भूमि छीन लेते हैं, उसका पूरा का पूरा छीन लेते हैं, उसमें डाल देते हैं, अतिक्रमण कर रहे हैं। ठीक है, तो ये होता है नदी पर बलात्कार, और वो बलात्कार करने वाले उसको माँ बोल रहे हैं। हम क्या करेंगे, हमारी आइडियोलॉजी क्या है, ठीक है। तीसरा, एक हमारे वेद की रुचि है, वो बोलते हैं कि नदी को अविरल बहने दो। इसके लिए मैंने अभी मैं कम्युनिस्टों के सम्मेलन में गया, समाजवादियों के, वहाँ मेघा पाटकर जी ने ला के बैनर लगाया, नदियों को अविरल बहने दो। वेदों में लिखा है कि जो बांध बनाते थे और कृषि में पानी पहुँचाते थे वो सब राक्षस थे, और नदियों के बांध तोड़ने वाले और बहाने की बात करने वाले सब के सब ये मनुवादी ब्राह्मण थे। हम क्या सोचते हैं इसके बारे में, नदियों का अविरल बहना चाहिए कि खेतों के लिए उपयोगी होना चाहिए, ये वेदों की रुचि है, मेरी नहीं है। मैंने किसी के ऊपर आरोप प्रत्यारोप नहीं करने के लिए खड़ा हूँ। तो नदियों को हमारे खेतों के लिए, हमारे समाज के लिए, जीवन के लिए उपयोगी होना चाहिए, या वेदों की रुचा पर अविरल बहने दो। हर वक्त नदी के बांध का विरोध करने वाले, और वो भी कब विरोध करते हैं, नर्मदा नदी का बांध 95 मीटर होते तक हमने विरोध नहीं किया। आटा चक्की भी लगती है ना हमारी बस्ती में, तो उसके लिए नो ऑब्जेक्शन मांगा जाता है आटा चक्की के लिए। इतना बड़ा बांध बन रहा था, हम सोए थे सब, क्योंकि पर्यावरणविद, खुद सो कॉल्ड पर्यावरणविद मैं बोलता हूँ, हर एक बांध हमारा जब बनता है तो फ्रॉड राजनीतिक लोग बाहर से लोन लेते हैं। बांध बनाने के लिए सीमेंट चाहिए, लोहा चाहिए, मजदूरी चाहिए, गिट्टी चाहिए, बोल्डर चाहिए। ये डॉलर में खरीदना पड़ता है क्या, ये तो रुपए में खरीदी जाती हैं। और तो अतिक्रमण फॉरेन करना फंडिंग क्यों पड़ता लेते है, हैं? अतिक्रमण भी करना पड़ता है पहाड़ों का, हाँ। जमीनों नहीं का। तो फॉरेन फंडिंग क्यों लेते, मेरा प्रॉब्लम हाँ, वहाँ है। हाँ हाँ हाँ, आप रास्ता बनाने के लिए फॉरेन फंडिंग ले रहे हो, आप बांध बनाने के लिए, टेक्नोलॉजी के लिए फॉरेन फंडिंग मैं समझ सकता हूँ, इसके लिए फॉरेन फंडिंग क्यों ली जा रही है, इसका जवाब आपको आपके कमेटी को देना पड़ेगा। ये फॉरेन फंडिंग का आप विरोध करोगे कि नहीं, क्योंकि आपको नर्मदा बांध जब 95 मीटर का होता है विरोध नहीं किया, 95 मीटर के बाद में तुरंत
मेघा पाटकर जी लॉन्च हो गई। मेघा पाटकर जी जैसे ही फ्लॉप होने वाली थी, अरुंधति वहाँ लॉन्च हो गई। जैसे ही वो फ्लॉप होने वाली थी, आमिर खान लॉन्च हो गया। क्योंकि जब बांध होता है, वर्ल्ड का जो लोन आता है, तो वर्ल्ड के लोन में लो परसेंटेज पर लोन आता है, मगर उसकी बांध की अगर ये बढ़ जाती है कि 4 साल में बांध पूरा होगा और उसको 6 साल लगा, तो उसकी वैल्यू बढ़ती है। और वो वैल्यू बढ़ने के लिए जो फंड दिया जाता है वो बहुत ज़्यादा इससे लिया जाता है, उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा होता है, और वो बांध के लेते हैं कि इसी से बैंक से लेना पड़ेगा, दूसरे बैंक से आप फंड नहीं ले सकते उसको। तो हमारे बांध 10-10, 20-20 साल जो पुल ऑन होते हैं वो इसीलिए होते हैं कि फॉरेन बैंक का फायदा हो सके, और ये पर्यावरणविद उनके लिए काम करते, फॉरेन फंडिंग के लिए और फॉरेन से आने वाले मनी के लिए काम करते। ये हमारे देश का पर्यावरण बचाने वाले लोग नहीं है। आप ये ध्यान में रखो कि पर्यावरण की जो शिक्षा दी जाती है, सबसे ज़्यादा वो तृण धान्य जो होते हैं, जो गेहूं होता है, जो धान होता है, जो घास होती है, ये सबसे ज़्यादा कार्बन सक करती है। कार्बन सब्सिडी आते हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट को बांट देते हैं। कार्बन सब्सिडी मिलना चाहिए किसानों को, नहीं मिलती। उनको परली जलाने के लिए तुम गाली बकते हो। सब्सिडी किसको मिलनी चाहिए? किसानों को मिलनी चाहिए सबसे ज़्यादा। अगर कार्बन कोई सब करता है, इंजीनियर साहब गलत हूँ तो बताना मुझे। कार्बन सब करने वालों को सब्सिडी नहीं मिलती, और वो सब्सिडी खाते हैं जो सबसे ज़्यादा कार्बन उत्सर्जन करते हैं, वो सब्सिडी खाते हैं। इसके बारे में हमारी धारणा क्या होगी? इसके बारे में हम क्या अपने सामने प्रेजेंट करना चाहते हैं, पब्लिक के सामने हम क्या प्रेजेंट करना चाहते हैं? जब बांध निर्माण होता है, जमीन हमसे लेते हैं, मजदूर हम होते हैं, पैसा हमारे टैक्स से होता है। अब सबसे पहली प्रायोरिटी शहरों की होती है, दूसरी प्रायोरिटी उद्योगपतियों की होती है, और तीसरी प्रायोरिटी हम थर्ड ग्रेड लोग हैं क्या, किसान? तो हमारे लिए आपका क्या संदेश है? आप जो बना रहे हो नया, उसमें हमारे लिए क्या संदेश है, किसानों के लिए क्या संदेश है? आप लोग क्या सोचते हो किसानों के लिए? ये बताओगे कि नहीं बताओगे कि आपसे ही झगड़े, ये आया नहीं, वो आया नहीं, इससे ही झगड़े में ये सब निपट जाएगा? इसमें कोई मुझे ये नहीं होता है। अच्छा, इसके ये जो लटबाज है ना यादव साहब, ये कोऑर्डिनेटर बहुत सही है, ये जिम्मेवारी नहीं लेते। ये ऐसे लोग भागते हैं जिम्मेवारी से, इनको नहीं भागना चाहिए। लट बजाओ, नहीं आए तो साला ऐसी तैसी उसकी, कोई ये कर थोड़ी रहे। लाभ का पद नहीं ले रहे हो आप लाभ का पद नहीं ले रहे हो। आप कुछ नव निर्माण के लिए जा रहे हो जिसमें आपकी जिंदगी लगा दी। आप अगर समझौता कर लेते सरकार से तो आज भी बड़ी कमेटी में होती, यहाँ दरी बिछा के नहीं बैठते आप। तो आपने जो कुछ किया उसका आपको मिलना चाहिए। आपने जो किया उसका नाम तो कम से कम होना चाहिए ना, कि यह आदमी ने कुछ नया फाउंडेशन दिया था, कुछ नई बात किया था। बिल्कुल, आपको कोई निकाल देता है, क्यों निकाल सकता है? उसके ग्रुप के एडमिन आप बनिए और सारा का सारा आप करिए, और उसमें कोई गुड मॉर्निंग गुड नाइट का मैसेज डालता है, लात मारिए और भगाइए बाहर। यह आपका काम है। दूसरा, अभी बीजेपी ने जो राजनीति शुरू किया उसमें जातियों को इतने बुरी तरीके से बांट दिया है कि हर एक जातियों के अपने अपने नेता खड़े कर दिए उन्होंने, और जातियों में भी सब कास्ट के नेता खड़े कर दिए हैं। ऐसे इसमें अगर आप सोचोगे कि हम उनके चेहरे नहीं देंगे, आगे चेहरे नहीं रखेंगे, और आप मान लो, मैं अभी भी बोल के आया हूं समाजवादियों में कि ये समाजवादी एकजुटता सम्मेलन के एवजी यहाँ समाजवादी ब्राह्मण सम्मेलन नाम लिखो, क्योंकि डायस पे आप ही लोग दिख रहे हो। कौन आएगा? बच्चे नहीं आएंगे, लोग नहीं जुड़ेंगे। आपको लोगों को जोड़ना अगर होगा तो आपको चेहरे देने पड़ेंगे, चाहे राजनीतिक फ्रंट पे हो, चाहे वो सोशल फ्रंट पे हो। आपको वो चेहरे, आपके 11 के 11 कमेटी में ब्राह्मण रखो, हमें कोई आपत्ति नहीं, वो आपका सिलेक्शन है, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मगर प्रवक्ता कम से कम हमारे जैसा गधा होना चाहिए, ये बलहारा जैसा होना चाहिए, ये यादव जैसा होना चाहिए कि आके सामने बोले नहीं रे भैया ये अपने लोग हैं, इसमें अंदर का देखने कोई नहीं जाता, अंदर क्या हो रहा है नहीं देखने जाता है, सामने के चेहरे कौन है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो बीजेपी क्यों आई सरकार में? जब भी मुझे सवाल पूछा था क्यों आई, देखो सर, पहले तो अन्ना हजारे मराठा आदमी, यादव बाबा का मंदिर में बैठा हुआ आदमी, त्यागी पुरुष, उसको लाके दिल्ली में बेचा। तो सेल्समैनशिप करनी पड़ती है। इन्फ्लुएंसर था वो, महाराष्ट्र में इन्फ्लुएंसर था, उसको देश का इन्फ्लुएंसर बनाने का काम बीजेपी ने, आरएसएस के पूरे संगठन ने किया। ये बलहारा इन्फ्लुएंसर है। आपको इसकी कीमत क्या है पता? ये इन्फ्लुएंसर है,
पूरे उत्तर भारत का इन्फ्लुएंसर, इससे ज़्यादा अच्छा आदमी कोई नहीं है आज की तारीख में। इसने कोरोना की पूरी लड़ाई, अरे हम तो साइकिल से हमारे महाराष्ट्र में घूम रहे थे, ये पूरा वीडियो लेके घूम रहा था, और भाभी जी ये जब जेल में जाने की नौबत आई तो वो लड़ रही थी। क्या कीमत है हमारे समाज में इनकी? कुछ नहीं। जहाँ भी जाते बहुत अच्छे आदमी थे, बहुत अच्छी लड़ाई की है। क्या किया? अगर ये ब्राह्मण होता तुरंत बीजेपी इसको बड़ा बना देती। मुझे नहीं पता ब्राह्मण है क्या है। बढ़िया होता तो भी। अरे तुम क्या हो, मुझे तो यही ना पता। नहीं, जो बोलता है ना कि मुझे कुछ पता नहीं है, वो सबसे ज़्यादा जातिवादी है। हमारे जैसे नालायक लोग जातिवादी नहीं है। हम तो सीधे सीधे बोलते हैं हाँ है भाई, किसान कम्युनिटी के लोग हैं। हमको आरोपित करते हैं कि तुम जातिवादी हो, हमको हर वक्त आरोपित। और जो जातिवाद करते, हर वाइस चांसलर कौन बैठा हुआ है ऊपर, डिसीजन मेकिंग में कौन बैठा हुआ है, जिनको प्रमोट करके डायरेक्ट IAS ऑफिसर बनाया गया, वो कौन है? जो बैकडोर एंट्री से हैं सारे कौन है? हाँ। जो सारे मीडिया हाउसेस के मालिक सारे ब्राह्मण हैं, सारे के मैं सारे। तो यहाँ ब्राह्मण का विरोध नहीं कर रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि जिसके पास टैलेंट होगा उसको करना चाहिए। मगर इसका परिणाम क्या होगा मालूम है? मैं उनके भी मीटिंगों में जाके अभी बोला हूँ कि इसका परिणाम होगा कि जो आप तो सुरक्षा में रह जाओगे, जो गरीब ब्राह्मण होगा, गरीब आदमी होगा, उसको बुरी तरीके से मारेंगे लोग, बुरी तरीके से उसको टारगेट बनाएंगे। जैसा महात्मा गांधी की हत्या तो किसी लोगों ने किया, वो सुरक्षा में रह गए। गांव-गांव में आज पूरे महाराष्ट्र में किसी गांव में ब्राह्मण नहीं बचा। अगर इनकी सरकार चली गई और ऐसे ही द्वेष अगर बढ़ता रहा तो पूरे शहरों में भी नहीं बचेगा, सब जगह मारे जाएंगे। ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि ब्राह्मण देश का हिस्सा है, ब्राह्मणों का भी ये देश है, उन्होंने भी इसके देश की उन्नति में बहुत बड़ा योगदान दिया। मगर ये नफरती चिंटू कुछ बैठ के जिस तरीके से काम कर रहे हैं वो बहुत बुरा हो रहा है। और ये संजय भाई को भी समझता है, और जो भी होगा उसको समझता है कि ये गलत हो रहा है। ब्राह्मणों से ज़्यादा डिवोशन से काम करने वाला मैंने अभी तक आदमी नहीं देखा। मेरा ड्राइवर, मेरा खानसामा और मेरा पीए तीनों ब्राह्मण है। मैं ब्राह्मण जाति का विरोध नहीं करता, ब्राह्मणवाद का विरोध करता हूँ कि जो समझता है कि मैं जाति से, धर्म से, भाषा से श्रेष्ठत्व मुझे मिलना चाहिए, ये जो समझता है, मैं उसका विरोधी हूँ, मैं उसका विरोध करता हूँ। मैं दाभोलकर साहब जो ब्राह्मण थे, मैं उनका नमन करके स्वागत करता हूँ। विनोबा भावे ब्राह्मण थे, रघुनाथ कर्वे ब्राह्मण थे, आगरकर ब्राह्मण थे। मैं 10 बार झुक के उनको सलाम करने को तैयार हूँ, मगर मैं गोडसे को नहीं कर सकता, मैं सावरकर को नहीं कर सकता, मैं गोलवलकर को नहीं कर सकता। खैर ये अलग बात है। तो आपको चेहरे जो देना है सोच समझ के, और आप, मैं बोल रहा हूँ 11 के 11 लोग नियोजन करके सोच समझ के चेहरे देना, जो हमारे बीच में लड़ सकता है, जो हमारे लिए लड़ सकता है। आपको भी गाली देने वाला होगा, मतलब आपके कोर कमेटी का नाम लिए बिना उसको चेहरा सामने करना। नहीं तो अविनाश काकड़े बहुत बोलता है, साला इसको हटा दो। मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मेरे पास बहुत मंच रहेंगे और मैं उसमें करते रहूँगा, मगर ये चेहरे आपको देना पड़ेगा। उन्होंने मोदी का चेहरा दिया, आज कंपटीशन चल रही है, मोदी बड़ा है या भागवत बड़ा है। मैं दावे के साथ बोलता हूँ मोदी व्यक्ति है, भागवत ये संस्था है। कोई भी संस्था बड़ी होती है, व्यक्ति कभी बड़ा नहीं होता, विचार बड़ा होता है। व्यक्ति तो कल मर जाएगा, किसी को भरोसा क्या है, 4 साल बाद मर जाएगा, किसका क्या भरोसा है। संस्था और विचार नहीं मरती है। तो RSS हर वक्त बड़ा था, बड़ा है और बड़ा रहेगा। वो आदमी ताकत रखता है कि मुझे राष्ट्रपति नहीं बनना है, ये ताकत रखने वाले आप 11 लोग सिलेक्ट कीजिए, ठीक है। फिर बाद में मैं ये जो है आपका ग्राम स्वराज्य और ये ग्राम, तो इसमें मैं 3 चीज़ें आपसे पूछना चाहूँगा, उसका जवाब बाद में जब देना है, जब देना कि शासन, सरकार और प्रशासन में क्या अंतर है। और सरकार किसको कहते हैं, शासन किसको कहते हैं और प्रशासन किसको कहते हैं, ये आप डिफाइंड कर देना। नहीं होता है तो मुझे बोल देना, मैं डिफाइंड कर दूंगा। मैं इसके ऊपर भी गंभीरता से सोचा हूँ और बात कर रहा हूँ। हाँ, शासन, प्रशासन और सरकार, इसमें क्या फ़र्क है ये आप लोग आपके इसमें बता देना, ग्राम स्वराज्य के इसमें पूरा डिटेल के साथ में, क्योंकि वो हमको क्या आप सोचते हो, हम क्या सोचते हैं, हमको क्या दिखाई दिया सामने, इसके बारे में हम सोचते हैं। इसलिए ये सारे पॉइंट जो ना आप भेज दोगे ना, बुलेट पॉइंट, तो हम ये जो बोलने की ये थी, मैं सबसे माफ़ी चाहता हूँ, मगर मैं ये चाहता हूँ कि आपका एक जो संगठन बन रहा है वो बहुत, उसको बधाई देता हूँ। आपकी तपस्या है, संजय भाई हो, आप हो, ये सब लोगों की तपस्या है। ये प्रोफेसर साहब VC थे, मुझे अभी पता चला कि ये VC भी थे और डायरेक्टर भी थे।
हमारे लोगों का देखो, मैं परिचय जब कराता हूँ, मेरे शिविर लेता हूँ, तो मैं इनका परिचय इनको नहीं करने देता, इनका परिचय मैं करता हूँ, इनका परिचय ये करते हैं, इनका परिचय ये करते हैं। मैं ऐसा नहीं कि इन्होंने इनका करा दिया और इन्होंने इनका कर दिया, तू मेरी पीठ खुजा मैं तेरी पीठ खुजा दूंगा, ये भी परिचय नहीं करने देता। एक दूसरे का परिचय मैं दूसरे से करवाता हूँ, क्योंकि हम जो है, मैं जिस कम्युनिटी से, किसान कम्युनिटी से आता हूँ, उस कम्युनिटी में बुरा बोलने की बहुत आदत है हमको दूसरे के बारे में। हम 2 लोग इकट्ठा होंगे, 4 लोग 5वें के बारे में चर्चा करेंगे कि वो कितना नालायक है। अभी तुम यहाँ बैठे हो ना, तुम आपस में तुम्हारी चर्चा करो ना, तुम्हारी क्या भूल हो रही है, उसको कैसे सुधारा जाए उसकी चर्चा करो। नहीं, हम वो जो 5वां बैठा है उसकी चर्चा करने में करते, इसलिए मैं एक दूसरे के बारे में अच्छा बोले। ये जो बैठे हुए हैं, अब इनके बारे में अगर मुझे बोलने लगा है ना, अभी रात से ही मैं उनका परिचय, मैं आधा घंटा बोल सकता हूँ इस आदमी के बारे में, आधा घंटा। मैं वो रखता ही हूँ, वो जिगर रखता हूँ, वो ताकत रखता हूँ। मैं भंडारी जी के बारे में भी मैं आधा घंटा बोल सकता हूँ। हमको दूसरे के बारे में अच्छा बोलना सीखना पड़ेगा। और आपके इसमें मन, मनगढ़, मस्तिष्क और मन का मतलब जो बैकबोन है, हमारी शक्ति है, हमारी लेखनी है, ये हमारे ग्रुप में एक दूसरे के विरोध में कोई भी दुरुपयोग ना करे। ये शपथ दिलवाओ कि हम एक दूसरे के विरोध में ना तो बोलेंगे, ना तो लिखेंगे, ना तो कहेंगे। डिलीट ना करे किसी को। नहीं, वो तो कोऑर्डिनेटर का काम है। ये देखो, ये फिर छोटी बात हो गई। नहीं, वो कर देते हैं। नहीं, वो ठीक है, उनको कुछ पसंद नहीं आया होगा, अब इनके ऊपर जिम्मेवारी दो, ये करेंगे, उसमें कौन सी बड़ी बात है। हाँ, मन, मनगढ़, मस्तिष्क, मन का और मेंदू, ये 5 चीज़ें हमारे संगठन में हमारे लोगों के विरोध में मिस यूज ना करे, यूज भी ना करे। हमने डिसाइड कर लिया ना ये करना है, तो फिर वही होगा। आपने अगर बोल दिया मंच पे खड़ा होके कि आज सूरज पश्चिम से उगा है, बोलने वाले लोग ही रखना, मत रखना, बाकी सब जो आप पे प्रश्न चिन्ह उठाते मत रखना, नहीं तो आपको बुद्ध होने का कोई अधिकार नहीं। नमस्कार, जय हिंद।